Hello and welcome friends. Friends, I am Anup Upadhyay and you are watching the channel of Shukla Classes. Friends, आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस. फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ. ओके, सो अगर आप लोगों ने अभी तक उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग उस लेक्चर को देखें ताकि आप लोगों के और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें. और उस लेक्चर का लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को. और यहाँ पर देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को बहुत सिंपल वे में, और कुछ हम इलस्ट्रेशंस भी लेंगे, डेमोन्स्ट्रेशंस भी लेंगे. यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, आपके पास एक क्यू नॉट चार्ज मौजूद है. बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को. आपके पास यहाँ पर एक क्यू नॉट चार्ज मौजूद है और इस क्यू नॉट चार्ज के आसपास एक Q1 चार्ज, Q2 चार्ज और Q3 चार्ज अलग से मौजूद हैं. जैसे इसको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कुछ इसकी हेल्प से. जरा देखिए, यहाँ पर आपके पास ये चार्ज है फ्रेंड जो सेंटर में है, ये चार्ज है फ्रेंड्स Q0. ओके, और अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखिएगा, ये कुछ डिस्टेंस पर आपके पास एक चार्ज है यहाँ पर Q1 और दूसरे कुछ डिस्टेंस पर आपके पास चार्ज है Q2, ये Q3 और ये फ्रेंड्स Q4. तो अगर आप लोगों से अब ये पूछा गया, तो सोचिए इस बात को, इस वाले चार्ज पर फ्रेंड्स जाहिर सी बात है ये सारे चार्ज मैंने प्लस के ही माने हैं. इस वाले चार्ज पर फ्रेंड्स ये वाला चार्ज भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा. मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? इस चार्ज को ये वाला चार्ज इस तरफ धकेलेगा, ऐसे ही इस वाले चार्ज को ये वाला चार्ज इस तरफ रिपेल करेगा, है ना. ये वाला चार्ज पे ये भी फोर्स लगा रहा है, इस वाले चार्ज पे ये वाला चार्ज भी फोर्स अप्लाई कर रहा है. ऐसे ही इस वाले चार्ज जो सेंटर पर है, इस पर एक तीसरा वाला चार्ज भी फोर्स अप्लाई कर रहा है फ्रेंड्स. सेम विद दिस चार्ज, ये भी चार्ज अप्लाई कर रहा है फोर्स. तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए. आपके पास यहां पर इस चार्ज के आसपास काफी सारे चार्जेस मौजूद हैं और सभी के सभी चार्जेस फ्रेंड्स रेस्ट में हैं, है ना. तो अगर मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन करूं कि इस पर ये चारों चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं और इस चार्ज पे फिर नेट फोर्स कितना होगा, सो फ्रेंड्स ये आपको आंसर देगा विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. मतलब हम एक चार्ज पर नेट फोर्स निकाल सकते हैं ड्यू टू नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. अगर इस पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा फ्रेंड्स, उसको हम लोग जो है बता सकते हैं सिंपली इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के जरिए. तो मैं इसको थोड़ा सा वर्ड्स में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को और आसानी से इसको समझ में आ सके. ओके, और डिस्कस करते हैं इसे अभी आगे. तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, देखिए मैंने आपको दिखाया भी है. ये बीच में सेंटर में चार्ज रखा हुआ है Q0, कुछ डिस्टेंस पर Q1 चार्ज है, Q0 से कुछ डिस्टेंस पे Q3 चार्ज रखा हुआ है, ऐसे ही Q0 से कुछ डिस्टेंस पे Q2 चार्ज रखा हुआ है. ये वाला चार्ज देखिए ध्यान से, ये वाला चार्ज इसको इस तरफ धकेल रहा है. व्हाट इज F01? मतलब फोर्स ऑन चार्ज 0 ड्यू टू चार्ज 1, और जाहिर सी बात है इस तरफ होगा. दूसरा ये देखिए इस तरफ, ये 0 वाले चार्ज पर थर्ड वाला चार्ज भी फोर्स अप्लाई कर रहा है. वो किस तरफ होगा, इस तरीके से देखिए, ऐसा ऊपर की तरफ. सो दिस इज फोर्स ऑन चार्ज 0 ड्यू टू चार्ज 3. ओके, इस तरीके से हुआ. ऐसे ही इस वाले चार्ज को ये वाला चार्ज इस तरफ रिपेल कर रहा होगा. जो फोर्स क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 0 ड्यू टू चार्ज 2. बहुत सिंपली अब इसे लिख लेते हैं कि इस पे देखिए ये तीन अलग अलग फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स. तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा देखिए. सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है सिंपल वे में, according to principle of superposition of charges. Okay, according to the principle of superposition of charges, the net force, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसका काम है नेट फोर्स बताना. the net force acting on a rest charge. बहुत ध्यान समझिए फ्रेंड्स, ये सारे चार्जेस किस में है, रेस्ट में. the net force acting on a rest charge due to a number of
charges present around it, इस पे लगने वाला नेट फोर्स किसकी वजह से? ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट अराउंड इट इज सिंपली द वेक्टर सम, इज सिंपली द वेक्टर सम फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, इज सिंपली द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू individual charge. The vector sum of all the forces due to individual charge, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, अगर इस पर आपको नेट फोर्स निकालना है तो वो नेट फोर्स कैसे निकलेगा फ्रेंड्स? वो नेट फोर्स निकलेगा, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जितने भी सारे फोर्सेस हैं, मतलब इस पे लगने वाला इसकी वजह से फोर्स जो कि है फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, इसको ऐड करना होगा इस चार्ज की वजह से इस पे लगने वाले फोर्स जो कि है फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2 प्लस इस चार्ज पे लगने वाले फोर्स थर्ड वाले चार्ज की वजह से जो कि है फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 3। मतलब फ्रेंड्स आप लोगों को अगर इस पर नेट चार्ज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इस वाले चार्ज पर इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स को कैलकुलेट करिए, फिर आप इसी तरीके से इस वाले चार्ज पर इसकी वजह से फोर्स कैलकुलेट करिए। एक बात का ध्यान रहे, जब आप इस वाले चार्ज पर 0 वाले चार्ज पर 1 वाले चार्ज की वजह से फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो आप इन दोनों चार्जेस को भूल जाएंगे, उनको माइंड में नहीं रखना। इसी तरीके से जब आप इस पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे इसकी वजह से तो आप इन दोनों को भूल जाएंगे, मतलब एक बार में एक पेयर ऑफ चार्ज को ही कंसीडर करना है फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, एक एक करके सारे फोर्सेस निकालिए, इस पे लगने वाले इसकी वजह से फोर्स, इस चार्ज पे लगने वाले इसकी वजह से फोर्स, इस चार्ज पे जो फोर्स लगा इसकी वजह से, उन सारे फोर्सेस को आप निकाल लीजिए एक एक करके, है ना, और उनको फिर आप लोग वेक्टर सम कर दीजिए उन सभी का। अब ये वेक्टर सम कैसे होता है मैं आपको अभी आगे डिस्कस करूंगा, उससे भी बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन अभी तक के लिए जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में अगर आपके पास स्टेटमेंट लिखवाने को आता है फ्रेंड्स, तो आप लोग इस तरीके से उस स्टेटमेंट को लिखेंगे एग्जाम में। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, फिर मैं आगे आपको डिस्कस करके बताता हूं, आपको बताता हूं कि ये जो वेक्टर सम है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है फ्रेंड्स। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। फ्रेंड्स, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी सिखाता है, कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताता है, जो कभी कभी किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। मैं उससे भी डिस्कस कर लूं। मुझे आप एक बात बताइए, मुझे बहुत सिंपल भी है, जरा एक बात मुझे सिंपली यहां पर बता दीजिए कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये करता हूं फ्रेंड्स कि सपोज करिए ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है फ्रेंड्स Q2, है ना, समझिएगा ये Q1 चार्ज ये Q2 चार्ज, अगर इन दोनों में डिस्टेंस R है तो मुझे आप जल्दी से बताइए कूलम्ब्स लॉ की वैल्यू कितनी होगी, कूलम्बिक फोर्स की वैल्यू, उन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाले कूलम्बिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सोचिए इस बारे में। तो सिंपली वो वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस R²। ओके, अब मान लीजिए, मेरी बात समझिएगा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पहले मैंने आपसे कहा कि इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी, आपने मुझे बताया। अब एक और कंडीशन मानते हैं, पहले क्या था, मैंने मान के चला था कि ये सारे के सारे चार्जेस नहीं हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे ये बताइए, अब इस चार्ज के पास ये दोनों चार्जेस अभी भी वहीं मौजूद हैं, अब ये तीनों चार्जेस और आ गए, कहने का मतलब समझना, इस चार्ज के पास ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। ओके, अब मैं कह रहा हूं आपसे, फिर दोबारा मैं आपसे वही क्वेश्चन करता हूं कि मुझे अब दोबारा से बताइए इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या बदल जाएगी। जब ये चार्जेस नहीं थे तब फोर्स की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब मैं आपसे दोबारा से ही क्वेश्चन करता हूं कि अगर ये सारे चार्जेस यहां आ जाते हैं तो क्या इन दोनों पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू कुछ और हो जाएगी? सो आंसर है नहीं। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये भी आपसे कहता है कि अगर दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कभी भी नहीं बदलता
अगर आपके पास उस चार्ज के पास और दूसरे चार्जेस क्यों ना आ जाएं। अगर नंबर ऑफ चार्जेस आ भी जाते हैं उन दोनों चार्जेस के बीच में, यहां पर भी जैसे यहां पे मौजूद हैं और दूसरे चार्जेस, सो इनकी मौजूदगी से इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को कोई भी किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? चलिए तो इस बात को और लिख लेते हैं यहां पर। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट इज इंडिपेंडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ is independent of the presence of various other charges around it। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या कहता है आपसे कि इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स? फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1। ये वैल्यू नहीं बदलेगी अगर आपके ये दोनों चार्जेस भी यहां पे रखे हुए हो तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस एट रेस्ट, दोनों चार्जेस रेस्ट में है, इज इंडिपेंडेंट। दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट। किसके इंडिपेंडेंट? इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेरियस अदर चार्जेस अराउंड इट। जो इसके आसपास इस पे लगने वाले फोर्स की जो वैल्यू है, इस फोर्स को फर्क नहीं पड़ता इसके आसपास रखे हुए चार्जेस की वैल्यू से। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो है फोर्सेस का वेक्टर सम कैसे किया जाता है। बहुत सिंपल वे में हमने इस चीज को 11th स्टैंडर्ड में भी सीखा है फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा सा मैं टच यहां पे भी दूंगा जिससे दिक्कत ना हो। ओके, बस ये बहुत सिंपली, और इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं फ्रेंड्स। मुझे आप ये बताइए कि आपके पास यहां पर एक ब्लॉक है। ओके, ये ब्लॉक है यहां पर, और इस ब्लॉक को एक इंसान इस तरफ खींचता है, कितने फोर्स के साथ? 2 न्यूटन फोर्स के साथ। और इसी ब्लॉक को मेरा दूसरा फ्रेंड है वो इस तरफ खींचता है 4 न्यूटन फोर्स के साथ। अब आप मुझे जल्दी से फ्रेंड्स ये बता दीजिए, ये F1 है और ये F2 है, तो ये फोर्स, इस पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इस पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो सिंपली वो आंसर होगा कि इस पे, इस बॉडी को एक इंसान इस तरफ खींच रहा है 4 न्यूटन से, एक इंसान इस तरफ खींच रहा है 2 न्यूटन से, तो जाहिर सी बात है ये ब्लॉक इस तरफ मूव करेगा क्योंकि ये फोर्स ज्यादा है। तो कितने फोर्स से मूव करेगा? नेट फोर्स क्या होगा? तो सिंपली बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को माइनस कर दीजिए। सो सिंपली यहां पर एफ नेट की वैल्यू जो होगी फ्रेंड्स, वो एफ नेट की वैल्यू होगी 4 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन विच इज 2 न्यूटन। ओके, मतलब अगर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो सिंपली वो माइनस हो जाते हैं। अब दूसरी चीज देखिए यहां पर, अगर मैं आप लोगों से दोबारा एक और क्वेश्चन करता हूं कि आपके पास दोबारा से वही सेम ब्लॉक है, इस बार एक इंसान इसको 4 न्यूटन फोर्स के साथ खींचता है और दूसरा इंसान भी इसी सेम ब्लॉक को इसी तरफ फोर्स लगाता है, मतलब इस बार मेरे दोनों ही फ्रेंड्स वर्क कर रहे हैं एक साथ एक ही डायरेक्शन में। तो यहां पर देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पे F2 की वैल्यू है फ्रेंड्स, वो है 2 न्यूटन मान लीजिए। तो अब मुझे बताइए इस ब्लॉक पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? सोचिए इस बारे में, बताइए मुझे। तो फोर्स नंबर 1 4, फोर्स नंबर 2 2, जल्दी से बताइए। सिंपली यहां पर आंसर हो जाएगा एफ नेट की वैल्यू सिंपली हो जाएगी वो सिंपली 4 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन, दैट इज सिंपली 6 न्यूटन। बहुत आसानी से हमने ऐसे सीख लिया। मतलब क्या कि अगर आपके पास दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होंगे तो सिंपली ऐड हो जाएंगे। अब तीसरा और आखिरी केस कि अगर दो फोर्सेस के बीच में दोनों ऑपोजिट ना हो या फिर दोनों सेम ना हो, क्या है कंडीशन? कंडीशन ये है कि इस पर, यहां पर देखिए तीसरा केस, ठीक, एक फोर्स नंबर 1 2 न्यूटन और एक फोर्स नंबर 2 4 न्यूटन फ्रेंड्स। इस बार दो फोर्सेस हैं और ये दोनों फोर्सेस कुछ एंगल पर है फ्रेंड्स। ये एंगल है फ्रेंड्स 90 डिग्री सिंपली। इस केस को देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर ये 4 न्यूटन और ये 2 न्यूटन। यहां फोर्स देखिए एक इस तरफ लगा हुआ है, एक इस तरफ लगा हुआ है ना। इस केस में क्या होता है इसको समझते हैं ध्यान से। यहां पे कुछ अलग एंगल है, तो अगर आपके पास
एंगल कुछ डिफरेंट दिया हो, 0 और 180 के अलावा कोई भी एंगल हो, तो कैसे करते हैं नेट फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट? फ्रेंड्स ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, F net is equals to अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट कि आपके पास पहला वाला फोर्स उसका स्क्वायर करिए, फिर दूसरे वाले फोर्स का स्क्वायर करिए, प्लस 2 मल्टीप्लाई F1 F2 cos थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। ओके, सो यहां पर जरा चेक करिए इस वाले केस में क्या रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स। तो सिंपली वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा? आप फ्री हो, आप फ्री किस चीज के लिए है कि आप इसे 2 मानो, आप F1 को 2 मानो या फिर F1 को 4 मानो, आप उसके लिए फ्री हो, कुछ भी कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 into 4 into cos 60 degree फ्रेंड्स। सो दिस इज अंडर रूट 4 प्लस 16 प्लस 60 into 1/2। ओके, दिस इज रिजल्ट 4 प्लस 16 प्लस यहां से ये 8 टाइम्स, दिस इज 16 प्लस 12 अंडर रूट 28 न्यूटन। सो इस तरीके से आप दो फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हो जब उनके बीच में कोई ना कोई एंगल मौजूद हो अदर देन 0 डिग्री और 180 डिग्री। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गुड बाय।